दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान से संबंधित परीक्षा में पूछे जाने लायक 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर ही देखिएगा क्योंकि वीडियो हम लोग के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को लेकर के। देखिए हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक होती है। अच्छा, मैं आपको यह भी बता दूं कि यदि आपको पता है तो क्या कीजिएगा, आप कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर ही बताइएगा। तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक होती है? ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोस्तों इस प्रश्न के लिए राइट आंसर कौन सा होगा, जल्दी आप बताइए। ऑप्शन डी यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों ऑप्शन डी यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। राइट आंसर प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक होती है? तो दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक होती है यानी कि CO2 आवश्यक होती है। देखिए हम लोग का अगला प्रश्न है कि किस पादप को शाक्य भारतीय डॉक्टर कहते हैं। दोस्तों किस पादप को शाक्य भारतीय डॉक्टर कहते हैं? तो आपके सामने ऑप्शन है आंवला, आम, नीम या फिर तुलसी। तो जल्दी बताइएगा आंसर कौन सा होगा। ऑप्शन डी यानी कि तुलसी। दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। किस पादप को शाक्य भारतीय डॉक्टर कहते थे? तो दोस्तों तुलसी को कहा जाता है क्या, शाक्य भारतीय डॉक्टर। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला हम लोग का प्रश्न है कि किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है। दोस्तों किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है? ईख, मूंगफली, बादाम या फिर साइकस। तो दोस्तों जल्दी बताइएगा आंसर कौन सा होगा। ऑप्शन डी यानी कि साइकस। दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता? तो दोस्तों साइकस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं पाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए हम लोग का अगला प्रश्न है कि विश्व में सबसे लंबा पौधा निम्न में से कौन सा है। दोस्तों विश्व में यानी कि पूरे वर्ल्ड में सबसे लंबा पौधा आपको पूछा गया कि कौन सा है। यूकेलिप्टस, टेरोकार्पस, पोलियल्थिया या फिर टेक्टोना। तो दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा, जल्दी आप बताइए। ऑप्शन ए यानी कि यूकेलिप्टस। दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। विश्व में सबसे लंबा पौधा निम्न में से कौन सा है? तो दोस्तों यूकेलिप्टस हो जाएगा राइट आंसर। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए हम लोग का अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग DNA रखता है। दोस्तों कोशिका का कौन सा अंग DNA रखता है? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काइल, लाइसोसोम या फिर सेंट्रिओल। तो दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा, जल्दी बताइए आप। ऑप्शन ए यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया। दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग DNA रखता है? तो दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया DNA रखता है। अब चलिए माइटोकॉन्ड्रिया से संबंधित कुछ बातें जान लेते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज करता कौन, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कौन किया था? दोस्तों अल्टमैन ने खोज किया है। नाम कौन दिया है? जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया का माइटोकॉन्ड्रिया नाम आखिर किसने दिया था? दोस्तों बेंडा ने दिया है, आप इसे याद रखिएगा। खोजकर्ता कौन है? तो दोस्तों अल्टमैन। नामकरण किसने किया? तो बेंडा ने। कोशिका का ऊर्जा गृह यानी कि पावर हाउस किसे कहा जाता था? दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहा जाता है। क्या? तो कोशिका का ऊर्जा गृह यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है कोशिका का ऊर्जा गृह। खोजकर्ता कौन है? तो दोस्तों अल्टमैन। नामकरण किसने किया? तो दोस्तों बेंडा ने किया नामकरण। और कौन सा कोशिका DNA रखता था? तो दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया। आप याद रखिएगा, हम लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए अगला हम लोग का प्रश्न है कि यदि विश्व के सभी पादप मर जाते हैं तो सभी पशु भी किसकी कमी के कारण मर जाएंगे। दोस्तों परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, यदि विश्व के सभी पादप मर जाते हैं तो पशु भी किसकी कमी के कारण मर जाएंगे? आश्रय स्थान, शीतल वायु, भोजन या फिर ऑक्सीजन। तो दोस्तों जल्दी बताइएगा आंसर कौन सा होगा। ऑप्शन डी यानी कि ऑक्सीजन। दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। हालांकि हम लोग के लिए भी तो आवश्यक होता है ऑक्सीजन ही, तो पशु के लिए भी आवश्यक क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। दोस्तों यानी कि राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला हम लोग का प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है। दोस्तों पर्यावरण दिवस से एग्जाम में प्रश्न पूछा ही जाता है, तो विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? 7 अप्रैल को, 6 अगस्त को, 5 जून को या फिर 16 जून को। तो दोस्तों जल्दी बताइए कि राइट आंसर कौन सा होने वाला है। ऑप्शन सी यानी कि 5 जून को। दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता था? दोस्तों 5 जून को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला हम लोग का प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी गैस वायु को प्रदूषित नहीं करती, यानी कि हवा को प्रदूषित नहीं करती है? तो दोस्तों ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या फिर सल्फर डाइऑक्साइड। तो जल्दी बताइए कि राइट आंसर कौन सा होने वाला है। ऑप्शन ए यानी कि ऑक्सीजन। दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर, यानी कि ऑक्सीजन जिसका होता है फॉर्मूला O2। क्या होता है O2? निम्न में से कौन सी गैस वायु को प्रदूषित नहीं करती है? तो दोस्तों ऑक्सीजन हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। देखिए हम लोग का अगला प्रश्न है कि सबसे घातक वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाला गैस कौन सा है? दोस्तों सबसे घातक वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाला गैस कौन सा है? धुआं, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड। तो जल्दी बताइए कि राइट आंसर कौन सा होने वाला है।
ऑप्शन डी यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड। दोस्तों क्या हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है सीओ। क्या होता है, सीओ। सबसे घातक वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाला गैस कौन सा है, तो दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा राइट आंसर हम लोग के लिए। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए हम लोग का अगला हम लोग का प्रश्न है कि जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है। दोस्तों एग्जाम में काफी बार पूछा गया प्रश्न है, जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है। कंकाल ऊतक, तंत्रिका ऊतक, संयोजी ऊतक या फिर जनन ऊतक। तो दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा, फटाफट बताइए आप। ऑप्शन बी यानी कि तंत्रिका उत्तक। दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर, यानी कि तंत्रिका उत्तक। दोस्तों तंत्रिका उत्तक में जन्म के बाद कोई भी कोशिका विभाजन नहीं होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। देखिए हम लोग का अगला प्रश्न है कि मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा। दोस्तों मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा। लुइस पास्चर, रोनाल्ड रोस, चार्ल्स डार्विन या फिर ग्रेगर मेंडल। तो दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा, आप जल्दी बताइए। ऑप्शन बी यानी कि रोनाल्ड रॉस ने। दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा था, दोस्तों रोनाल्ड रॉस ने, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। अगला हम लोग का प्रश्न है कि केंचुआ में कौन सा रक्त वर्णक उपस्थित होता है। दोस्तों केंचुआ में कौन सा रक्त वर्णक उपस्थित होता है, हीमोसाइनिन, हिमाटिन, हीमोग्लोबिन या फिर साइनिन। तो दोस्तों जल्दी बताइए कि राइट आंसर कौन सा होने वाला है। ऑप्शन ए यानी कि हीमोसाइनिन। क्या हो जाएगा, हीमोसाइनिन, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। केंचुआ में कौन सा रक्त वर्णक उपस्थित होता है, तो हीमोसाइनिन। जैसे कि हमारे शरीर में क्या क्या होता है रक्त वर्णक, तो हीमोग्लोबिन। उसी तरह केंचुआ में कौन सा रक्त वर्णक होता है, तो दोस्तों हीमोसाइनिन होता है। आप इसे याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में बहुत ही बार प्रश्न पूछा गया है। चलिए देखते हैं हम लोग का अगला प्रश्न क्या है। केंचुए में कितनी आंखें होती है। दोस्तों केंचुए में कितनी आंखें होती है, यह प्रश्न एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। एक, दो या फिर बहुत या फिर एक भी नहीं। तो राइट आंसर कौन सा होगा इस प्रश्न के लिए। ऑप्शन डी यानी कि एक भी नहीं। दोस्तों केंचुए में एक भी आंखें नहीं पाई जाती, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। केंचुए में कितनी आंखें होती है, तो दोस्तों एक भी आंखें नहीं पाई जाती है केंचुए में। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न, जो कि हम लोग का अगला प्रश्न है कि शार्क मछली में कितनी हड्डियां होती है। दोस्तों शार्क मछली का नाम तो आपने सुना ही होगा। तो शार्क मछली में कितनी हड्डियां होती है, 100 हड्डी, 0 हड्डी, 200 हड्डी या फिर 300 हड्डी। तो दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा इस प्रश्न के लिए। ऑप्शन बी यानी कि 0 हड्डी, यानी कि शार्क मछली में एक भी हड्डी नहीं पाई जाती, यानी कि जीरो होता है। क्या होता है, जीरो हड्डी, यानी कि 0 हड्डी पाई जाती है। शार्क मछली में कितनी हड्डियां पाई जाती है, तो दोस्तों 0 हड्डी पाई जाती है, यानी कि एक भी हड्डी नहीं पाई जाती है। देखिए हम लोग का अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस जंतु में आंसू ग्रंथि नहीं होती है, यानी कि टीयर ग्लैंड नहीं पाई जाती है। तो दोस्तों निम्न में से किस जंतु में आंसू ग्रंथि नहीं पाई जाती है, मनुष्य, कुत्ता, बेल या फिर घड़ियाल। तो दोस्तों राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। ऑप्शन डी यानी कि घड़ियाल। दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। निम्न में से किस जंतु में आंसू ग्रंथि नहीं होता है, तो दोस्तों घड़ियाल में आंसू ग्रंथि यानी कि टीयर ग्लैंड नहीं पाया जाता है। देखिए हम लोग का अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सांप जहरीला नहीं है। दोस्तों एग्जाम में काफी बार पूछा गया प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सांप जहरीला नहीं है, कोबरा, वाइपर, कोरल स्नेक या फिर अजगर। तो इस प्रश्न के लिए राइट आंसर कौन सा होगा। ऑप्शन डी यानी कि अजगर। दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा सांप जहरीला नहीं है, तो दोस्तों अजगर सांप जहरीला नहीं होता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, जो कि अगला हम लोग का प्रश्न है कि शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है। दोस्तों हमारे शरीर में जो ऊतकों का जो निर्माण होता है वो किसके द्वारा होता है, प्रोटीन से, वसा से, कार्बोहाइड्रेट से या फिर विटामिन से। तो इस प्रश्न के लिए राइट आंसर कौन सा ऑप्शन होगा। ऑप्शन ए यानी कि प्रोटीन से। दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर, यानी कि प्रोटीन से। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है, तो दोस्तों प्रोटीन से हमारे शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। देखिए हम लोग का अगला हम लोग का प्रश्न है कि निम्न में से किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता। दोस्तों निम्न में से यानी कि चार ऑप्शन में से आपको बताना है कि प्रोटीन किसमें नहीं पाया जाता है, मांस में, दूध में, चावल में या फिर दाल में। तो इस प्रश्न के लिए राइट आंसर कौन सा होने वाला है। ऑप्शन सी यानी कि चावल में। दोस्तों चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। निम्न में से किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता, तो दोस्तों चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता। देखिए हम लोग का अगला हम लोग का प्रश्न है कि किस पेड़ का छाल मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है। दोस्तों किस पेड़ के छाल को मसाले के रूप में प्रयोग किया जाता है, दालचीनी, लौंग, नीम या फिर ताड़। तो दोस्तों राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इस प्रश्न के लिए।
ऑप्शन ए यानी कि दालचीनी दोस्तों। ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। किस पेड़ पेड़ का छाल मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है दोस्तों? दालचीनी का जो पेड़ है उसे मसाले के रूप में प्रयोग किया जाता है, उसकी छाल को। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए हम लोग का प्रश्न है कि नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन कौन सा है दोस्तों? एग्जाम में काफी बार पूछा गया प्रश्न है। नवजात बच्चों के लिए यानी कि नवजात शिशुओं में सबसे आदर्श भोजन किसे माना जाता है? पानी, चीनी, शहद या फिर दूध? तो दोस्तों राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? ऑप्शन डी यानी कि दूध दोस्तों। ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन कौन सा है? तो दोस्तों सबसे आदर्श भोजन कहलाता है दूध को। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न जो कि हम लोग का अगला प्रश्न है कि किस सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है दोस्तों? किस सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी हमें होती है? वायरस, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जल्दी बताइए कि राइट आंसर कौन सा होगा। ऑप्शन ए यानी कि वायरस के द्वारा दोस्तों। ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। किस सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी हमें होती है? तो दोस्तों वायरस के द्वारा होती है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न, जो कि अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा रोग वायु के माध्यम से फैलता है दोस्तों? यानी कि हवा के माध्यम से फैलने वाला रोग आपको बताना है। इन चार ऑप्शन में से कौन सा होगा? प्लेग, टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस या फिर हैजा? तो दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा इस प्रश्न के लिए? ऑप्शन ए यानी कि प्लेग दोस्तों। ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। निम्न में से कौन सा रोग वायु के माध्यम से फैलता है? तो दोस्तों प्लेग रोग वायु के माध्यम से फैलने वाला रोग होता है। देखिए अगला हम लोग का प्रश्न है कि घात करो और छिप जाओ के नाम से कौन सा विषाणु जाना जाता है? यानी कि कौन सा वायरस से जाना जाता है घात करो और छिप जाओ के नाम से? दोस्तों RSV वायरस, डावेर विषाणु, HIV विषाणु या फिर कोई नहीं? तो दोस्तों राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? ऑप्शन ए यानी कि RSV विषाणु दोस्तों। ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। RSV विषाणु यानी कि RSV वायरस। घात करो और छिप जाओ के नाम से कौन सा विषाणु यानी कि कौन सा वायरस जाना जाता था दोस्तों? RSV विषाणु यानी कि RSV वायरस जानी जाती है घात करो और छिप जाओ के नाम से। देखिए हम लोग का अगला प्रश्न है कि मूत्र के स्रवण को बढ़ाने वाली औषधि को क्या कहते हैं दोस्तों? मूत्र के स्रवण को बढ़ाने वाली औषधि को क्या कहते हैं? एड्रीनलिन, मोनोयूरेटिक, डाईयूरेटिक या फिर ट्राईयूरेटिक? तो दोस्तों राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? ऑप्शन सी यानी कि डाईयूरेटिक। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। मूत्र के स्रवण को बढ़ाने वाले औषधि को क्या कहते हैं? तो डाईयूरेटिक कहते हैं दोस्तों। चलिए देखते हैं हम लोग एक अंतिम का प्रश्न, जो कि हम लोग का अंतिम का प्रश्न है कि पहला क्लोन पशु डोली कौन सा पशु था? यानी कि पहला क्लोन पशु जो डोली था वो कौन सा पशु था? कुत्ता, खरगोश, बिल्ली या फिर भेड़? तो दोस्तों राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? ऑप्शन डी यानी कि भेड़ दोस्तों। ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। पहला क्लोन पशु डोली कौन सा पशु था? तो दोस्तों भेड़ का नाम था डोली। तो उम्मीद करते हैं कि आपको 25 प्रश्न समझ में आ गया होगा और आपको अच्छा भी लगा होगा। तो दोस्तों यदि आपको पसंद आए तो क्या कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम लोग किसी और वीडियो पर, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।